हेलो दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड लेक्चर एंगुलर 9 सीरीज़ का। इस थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे कि हमें कंपोनेंट कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करना है। सेकंड लेक्चर में हमने ऑलरेडी हमारा टेम्पलेट क्रिएट कर चुके थे एंगुलर 9 का विद एंगुलर मटेरियल। अब हम उसी टेम्पलेट का यूज़ करते हुए कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे उस प्रोजेक्ट के अंदर। बेसिकली यहाँ पे एक सैम्पल लेआउट दिया है मैंने जो हमें क्रिएट करना है। बेसिकली कभी भी आप कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो आपके जहन में उसका लेआउट होना चाहिए बेसिकली, कि आप ये कंपोनेंट में क्या इंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि एंगुलर का पूरा आर्किटेक्चर जो होता है वो कंपोनेंट बेस होता है। और कंपोनेंट एक्चुअल में इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होना चाहिए, इनको रीयूज़ कर सकना चाहिए आपने। ये पूरा आर्किटेक्चर है एंगुलर का। तो आप देखोगे कि एंगुलर में हर एक चीज़ डिवाइड होती है कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि कंपोनेंट बहुत ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप कहीं पे भी इसे इंटीग्रेट कर सके। तो बेसिकली ये सिंपल लेआउट है हमारे पास। हम सिर्फ इसका HTML डिज़ाइन करेंगे इस ट्यूटोरियल के अंदर। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि हम कंपोनेंट ए से डेटा कैसे पास कर सकते हैं कंपोनेंट बी को, क्योंकि एक्चुअल में कंपोनेंट बी के अंदर हम कस्टमर की लिस्ट लेंगे और कंपोनेंट ए के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स और ऐड बटन होगा। जैसे ही हम कंपोनेंट ए के टेक्स्ट बॉक्स में कुछ कस्टमर का नाम डालते, ऐड क्लिक करते, तो ये डेटा पास होगा कंपोनेंट ए से बी के अंदर। लेकिन ये जो मैकेनिज्म है पासिंग का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम सिंपली HTML कैसे डिज़ाइन करना है और एंगुलर मटेरियल के टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड करना है, बटन कैसे ऐड करना है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ओपन करते हैं हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोजेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोजेक्ट था। ये ऑलरेडी रन हो रहा है ब्राउज़र पे 4200 पे, पोर्ट 4200 पे आप देख सकते हो। यहाँ पे अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि हमें डिलीट करना है। app.html के अंदर हमने जो कुछ किया था वो हमें डिलीट करना है। अब हमें एक कंपोनेंट ऐड करने के लिए एक नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। तो हम यहीं से विजुअल स्टूडियो के अंदर से प्लस आइकन जो दिख रहा है आपको, इसी के प्लस आइकन पर क्लिक करके एक नया विंडो ओपन कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड कमांड विंडो ओपन हो चुका है। अब हमें नेविगेट करना है F फोल्डर तक। तो बेसिकली F फोल्डर के अंदर आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में, मैं बता सकता हूँ आपको कि हमें कहाँ पे ऐड करना है। तो बेसिकली सोर्स ऐप जो फोल्डर है आपको ये नेविगेट करना है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। ये हम अब ऐप फोल्डर के अंदर है। अब इस फोल्डर के अंदर हम नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए कमांड है एंगुलर CLI की ng जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट का नेम। ये हमारा एक कंपोनेंट होगा। जैसे ही हम इसे इंटर करेंगे तो ये यहाँ पे एक नया कंपोनेंट जनरेट कर देगा ऐप फोल्डर के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड के पैन के अंदर कंपोनेंट ए फोल्डर एक नया क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर 4 फाइल इंक्लूड होती है। HTML spec ts जो होती है ये टेस्ट, आप यूनिट टेस्ट लिखना चाहते हैं तो इसमें लिख सकते हैं, और कंपोनेंट TS, कंपोनेंट CSS। तो ये 4 फाइल ऐड हो चुकी है हमारे कंपोनेंट से रिलेटेड। और लास्ट में मॉड्यूल डॉट ts अपडेट हो चुका है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है इसको रजिस्टर करने का काम भी ये एंगुलर CLI कर देता है। तो आप अगर ऐप डॉट मॉड्यूल को ओपन करके देखोगे तो इसके अंदर वो कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। कंपोनेंट ए ये डिक्लेयर हो चुका है मॉड्यूल के अंदर, क्योंकि जो भी हम कंपोनेंट ऐड करते हैं ये डिक्लेयर होना चाहिए उसके यूज़ से पहले। तो आप देख सकते हैं कि अब ये जो कंपोनेंट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है हमारे पास, इसको अगर हमें रेंडर करना है HTML में तो इसका सेलेक्टर लगेगा हमें। ये सेलेक्टर को मैं कॉपी करता हूँ। हम आते हैं app.html के ऊपर। मैं इसे यहाँ पे इस सेलेक्टर को सिंपली HTML सेलेक्टर है, इसे यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। इसका क्लोजिंग टैग भी लगेगा हमें। मैं सेव करता हूँ। जैसे ही हम ब्राउज़र में आते हैं तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा ब्राउज़र के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंपोनेंट ए वर्क्स बोल के यहाँ प्रिंट हो चुका है। तो ये कंपोनेंट एक्चुअल में हमारा रेंडर हो चुका है app.html पे। एक CSS डाल देता हूँ मैं जल्दी से, ताकि ये सेंटर में अलाइन हो जाए कंपोनेंट। तो इससे रिलेटेड CS आप इसमें डाल सकते हो। और हम क्विकली इसको असाइन करते हैं। इसके अंदर जो ड्यू है
इसको हम एक div में ले लेते हैं क्योंकि ये पैराग्राफ है, क्योंकि हमें कंटेंट जो है वो div के अंदर डालना है। इसे हम क्लास असाइन करते हैं जो मैंने कॉपी किया था क्लास। अब ये थोड़ा विजुअली सेंटर में हो जाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ। जैसे कि ये CSS हमने ऐड किया है कंपोनेंट ए की, ये CSS फाइल के अंदर कंपोनेंट ए डॉट सी एस एस उसी के फोल्डर के अंदर बनी हुई है। ये देख सकते हैं आप कि हमने कंपोनेंट बीच में ऐड कर दिया है। तो ये कंपोनेंट ऐड हो चुका है कंपोनेंट ए। इसी तरीके से हमें कंपोनेंट और एक ऐड करना है, कंपोनेंट बी। तो हम आते हैं, सिमिलरली यही कमांड फायर करेंगे हम, ng जनरेट कंपोनेंट, यहाँ पे बी नाम देंगे उसे और इंटर करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट बी भी आ चुका है। कंपोनेंट बी आप ये फोल्डर ओपन करके देख सकते हैं। इसका सेलेक्टर लेते हैं हम कंपोनेंट बी का और इसे app.html पे डाल देते हैं। तो एक कंपोनेंट रेंडर हुआ और कंपोनेंट बी भी आ गया है यहाँ पे। मैं इसको सेव करता हूँ तो इसका जो HTML है कंपोनेंट बी का, कंपोनेंट बी वर्क्स बोल के ये प्रिंट हो जाएगा हमारे मेन पेज के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपोनेंट बी वर्क्स प्रिंट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, हमें इसे भी सेंट्रल करना है, सेंट्रली अलाइन करना है। तो मैं सेम CSS को कॉपी करता हूँ कंपोनेंट बी की CSS के अंदर। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ग्रे, इसको ग्रे कलर दे देते हैं। और सेम जो CSS है हम इसके अंदर एक डिव क्रिएट करते हैं। उसको क्लास अप्लाई करेंगे क्योंकि कंपोनेंट स्पेसिफिक CSS है, तो हमने कंपोनेंट स्पेसिफिक CSS जो जनरेट होती है हमारी कमांड से उसी में चेंज किया है। तो ये सेम क्लास अलग अलग बिहेव करेंगी दोनों भी जगह पे। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीचे वाला ग्रे है, ऊपर वाला ग्रीन है। सेम CSS है लेकिन दोनों का बिहेवियर अलग है क्योंकि वो दोनों कंपोनेंट में अलग अलग डिफाइन की गई है, इसलिए हमने इसे सेंट्रली नहीं रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों कंपोनेंट क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स डालना है मटेरियल का। तो जल्दी से मटेरियल की वेबसाइट ओपन कर देते हैं, कंपोनेंट पे आते हैं, यहाँ पे इनपुट लेते हैं। ये बेसिक इनपुट जो हमने लास्ट टाइम दिया था हम सेम इनपुट का कॉपी कर लेते हैं। कंपोनेंट ए के अंदर चाहिए हमें, तो ये ए का जो पैराग्राफ था बाय डिफ़ॉल्ट वो निकालते हैं हम यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप, मैंने सेव किया, हाँ डेमो प्रोजेक्ट के अंदर नाम आ चुका है। इसे हम थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं कस्टमर नेम। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी वैल्यू नहीं होंगी यहाँ पे। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कस्टमर नेम आ गया है। अभी इसके आगे हम एक बटन लेंगे। बटन के लिए भी हम क्विकली आते हैं इसी एंगुलर मटेरियल की साइड पे। यहाँ पे अब नीचे लेफ़्ट साइड में स्क्रॉल करने से आपको दिख जाएगा कि बटन का लेआउट कैसा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बटन्स का सेक्शन है। बहुत सारे बटन होते हैं तो बेसिकली हम प्राइमरी वाला बटन यूज़ करेंगे। तो इसका कोड पैन में आके हम प्राइमरी बटन की कोडिंग ले लेते हैं। तो ये हमने प्राइमरी बटन लिया, ये कॉपी करता हूँ मैं मेरे इसके अंदर कंपोनेंट ए के अंदर। ऐड, क्विकली हमने ऐड बटन डाल दिया इसके अंदर, बट इसका लेआउट नहीं आया है। तो हमें एक्चुअल में बटन मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। तो मैं आता हूँ मेरे ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर। ऐप मॉड्यूल फाइल ओपन की मैंने। एक्चुअल में Ctrl+P बोल के एक शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, उससे आप डायरेक्टली फाइल का नेम देके ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसा मैट इनपुट लिया था हमने मॉड्यूल, उसी तरीक़े से हमें मैट बटन्स का मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ। हम फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअली में बटन के लिए कौन सा मॉड्यूल है।
यहाँ पे मुझे बटन्स मिला। ये सेक्शन के अंदर हम बटन मॉड्यूल लेंगे, मैट बटन मॉड्यूल। तो एक्चुअल में इसे इंपोर्ट हमें करना होता है। ये मैंने यहाँ पे सेव किया ऐड करके। अब आप ब्राउज़र के अंदर देखते हो। ओके, क्योंकि हमने मॉड्यूल में चेंज किया था, हमें ये एप्लीकेशन फिर से रोकनी होगी। मैं कंट्रोल सी करके यस करता हूँ और हमें फिर से रन करना होगा, दोबारा से रन करना होगा, क्योंकि जब भी हम मॉड्यूल में चेंज करते हैं, मॉड्यूल स्पेसिफिक चेंजेस आने के लिए हमें फिर से रन करना होता है। ये दोबारा से रन हो रहा है प्रोजेक्ट, क्योंकि हमने मॉड्यूल इंक्लूड किया है, मैट बटन मॉड्यूल, इसलिए हमें दोबारा रन करना होगा। ओके, ये फिर से दोबारा रन हो चुका है। यस, आप देख सकते हो यहाँ ऐड बटन आ चुका है प्रॉपर लेआउट और उसके साथ। लेकिन या यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि आप ऐड बटन आ चुका है, लेकिन इसके बीच में पैडिंग नहीं है कुछ भी। तो हम पैडिंग लगा सकते हैं। कंपोनेंट ए के CSS में आएंगे हम, यहाँ पे पैडिंग राइट 10 पिक्सल दे देंगे। ओके, ओके, ठीक है, अभी के लिए निकाल देते हैं। तो हमने ऐड बटन ऐड कर चुके हैं इसके अंदर। जैसे ही आप यहाँ पे नेम डालेंगे और ऐड बटन क्लिक करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट ये रहेगा कि नीचे आना चाहिए। हम क्विकली इसके अंदर एक सिंपल टेबल ऐड कर लेते हैं अभी के लिए, कंपोनेंट बी के अंदर। टेबल टैग लेंगे। हम क्विकली एक टेबल ऐड कर रहे हैं। एक्चुअल में बाद में हम इसे लूप के थ्रू मल्टीपल एंट्रीज डालेंगे। अभी के लिए हम हार्ड कोडेड वैल्यूज़ डाल रहे हैं। मैं सेव करता हूँ, देखते हैं कैसा दिखता है UI पे। यस, तो बेसिकली ये हमारा HTML रेडी हो चुका है। अब जब हम नेक्स्ट टाइम अगर कुछ यहाँ पे डालते हैं वैल्यू, तो हम ये अचीव करेंगे कि ऐड बटन पे ये कंपोनेंट ए डेटा पास करेगा नीचे वाले कंपोनेंट बी को, और ये लिस्ट रेंडर होंगी। तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हमने ये देखा है कि हमें टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंक्लूड करना है, बटन कैसे इंक्लूड करना है। अभी हमने सिंपल HTML डिज़ाइन किया, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है। तो आप भी जब एंगुलर एप्लीकेशन बनाएंगे, आपको फर्स्ट HTML डिज़ाइन करना है, फिर इसकी बाइंडिंग के बारे में सोचना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है थर्ड लेक्चर का। अब हम फोर्थ लेक्चर में देखेंगे कंपोनेंट कम्युनिकेशन कैसा होता है यूजिंग दिस सैम्पल एप्लीकेशन। तो होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आई है। तो ये हमारा HTML वाला पार्ट, जो लेआउट वाला पार्ट था, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपोनेंट कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।